Hello dear student, myself Sanjay sir, physics faculty. Today we will discuss about NCERT class number 12, chapter number 3 current electricity. तो स्टूडेंट अभी तक जो वीडियो लेक्चर किया हमने 12th के अंदर उसमें हमने चैप्टर नंबर 1 और 2 कंप्लीट किया। रिसेंटली हमने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट किया। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 3 में कौन कौन से टॉपिक्स है, चैप्टर नंबर 3 कौन से फिजिक्स की बड़ी ब्रांच का चैप्टर है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर पूरा इंट्रोडक्शन लेक्चर रहेगा जिसके अंदर हम जनरल से डिस्कशन करेंगे, बेसिक डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट करंट इलेक्ट्रिसिटी है वो कौन से बड़ी ब्रांच का चैप्टर है। फिजिक्स के काफ़ी सारी ब्रांच होते हैं फिजिक्स में, जैसे कि थर्मोडाइनमिक्स, ऑप्टिक्स, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडाइनमिक्स। तो स्टूडेंट 12th जो है हमारा 12 फिजिक्स है उसका जो फर्स्ट पार्ट है एनसीईआरटी का फर्स्ट पार्ट है वो अपना इलेक्ट्रोडाइनमिक्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के भी 2 सब ब्रांच है, उसमें एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक और दूसरा होता है इलेक्ट्रोडाइनमिक्स। तो स्टूडेंट हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट कंप्लीट किया जिसमें चैप्टर नंबर 1 और 2 थे। चैप्टर नंबर 1 में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी समझी, उसका बिहेवियर देखा, इलेक्ट्रिकल फिनोमिनन देखे, ओके। और सेकंड चैप्टर में हमने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, उस एनर्जी को स्टोर करने वाला डिवाइस देखा जिसके नेम था कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज स्टोर करने की जो एबिलिटी है या तो एनर्जी स्टोर करने की एबिलिटी है जिसको हम बोलते थे कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस का भी डिस्कशन किया। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच है उसमें हम चार्ज को एज अ रेस्ट पे कंसिडर करते हैं, तो वो ब्रांच का डिस्कशन हमने किया। ओके स्टूडेंट, अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो इलेक्ट्रोडाइनमिक्स। इलेक्ट्रोडाइनमिक्स का मतलब होता है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, डायनामिक्स का मतलब होता है मोशन, चार्ज का मोशन। अभी मोशन 2 टाइप्स के हो सकते हैं, या तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से हो सकता है, कांस्टेंट स्पीड से हो सकता है, या तो फिर वेरिएबल स्पीड से हो सकता है, या तो वेरिएबल वेलोसिटी से हो सकता है। तो स्टूडेंट उसमें कांस्टेंट स्पीड से जब चार्ज मोशन करेगा तो उस केस में जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। और जब आपका वेलोसिटी वेरिएबल हो, कांस्टेंट ना हो, उस केस में उसके डिफरेंट चैप्टर्स हम पढ़ेंगे जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म, ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी अल्टरनेटिंग करंट और ईएमडब्ल्यू मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ऐसे टोटल 8 चैप्टर का डिस्कशन हमें फर्स्ट पार्ट के अंदर करना है। एनसीईआरटी फिजिक्स के अंदर फर्स्ट पार्ट के अंदर ये टोटल 8 चैप्टर है जिसमें से हमने 2 कंप्लीट किए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच के थे, ओके। और इलेक्ट्रोडाइनमिक्स अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसमें भी कांस्टेंट स्पीड वाला जो मोशन होगा वो हम डिस्कशन करेंगे जिसके नेम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके स्टूडेंट, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसको आगे जाके हमें डिस्कस करना है, आगे जाके हमें स्टडी करने हैं। तो वो टॉपिक्स कुछ इस तरह है। पहले हम डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रिकल करंट के बारे में, फिर करंट डेंसिटी के बारे में। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रिक करंट है वो आपके लिए कुछ नया नहीं है, आपने 10th स्टैंडर्ड में डिस्कस करके ही आए होगे, स्टडी करके ही आए होगे, ओके। मतलब उसको थोड़ा हम एडवांस में स्टडी करेंगे। उसके बाद करंट डेंसिटी आपके लिए न्यू टर्म है, वो भी हम डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे कि क्यों इसकी नीड आई। उसके बाद ओम्स लॉ भी आपने 10th स्टैंडर्ड में स्टूडेंट डिस्कशन करके और स्टडी करके आए। ओम्स लॉ को थोड़ा हम एडवांस पढ़ेंगे, उसके लिमिटेशन क्या है, ओम्स लॉ के ऊपर से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, वो सब डिस्कशन हम ओम्स लॉ के अंदर करेंगे। उसके बाद ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि कोई मीडियम के अंदर से इलेक्ट्रॉन कैसे आगे बढ़ता है उसके बारे में डिस्कशन हम करेंगे। फिर रेजिस्टिविटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर के बारे में, कोई स्टूडेंट हमें कोई बैटरी दिया हो या तो कोई सर्किट है उसके अंदर की एनर्जी निकालनी, या तो पावर कितना है, या तो पावर कंजप्शन क्या है, कोई लैंप है अपने पास तो उसका पावर कंजप्शन कितना होगा, तो वो डिस्कशन हमें इस टॉपिक के अंदर करने हैं। फिर सेल्स, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस। स्टूडेंट सेल्स मतलब बैटरी जो आप लोग नॉर्मली यूज़ करते होंगे, जो रिमोट कंट्रोल के अंदर, वॉच के अंदर, ओके, कार बाइक के अंदर जो यूज़ होते हैं बैटरीज, तो सेल्स के बारे में हमें डिस्कशन करना है। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसका डिस्कशन भी हम डिटेल्स में करेंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब वो बैटरी के अंदर जब चार्ज मोशन करेगा तो उसको अपोज करने वाला जो रेजिस्टेंस होगा उसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। और स्टूडेंट जब हमारी कोई सर्किट के अंदर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट हो या तो नेटवर्क हो, उसके अंदर हमें इक्विवेलेंट निकालना हो या तो फिर उस सर्किट का हमें वोल्टेज निकालना हो, कोई ब्रांच के अंदर कितना करंट पास हो रहा है, तो वो निकालने के लिए हमें कुछ रूल्स की रिक्वायरमेंट होगी जो किरचॉफ्स रूल्स करके आएंगे। 2 रूल्स है, दोनों रूल्स हम करंट और वोल्टेज फाइंड करने के लिए यूज़ करेंगे कोई सर्किट के अंदर। बाद में एप्लीकेशन बेस्ड कुछ टॉपिक्स जिसमें व्हिटन ब्रिज, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर। व्हिटन ब्रिज
एक सर्किट है जिसको हम मीटर ब्रिज के ऊपर अप्लाई करेंगे और उसका एक्सपेरिमेंट आप 12th स्टैंडर्ड के अंदर करोगे। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 और 4 जो है वो आपके एनसीईआरटी के अंदर प्रैक्टिकल के अंदर गिवन है, मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर। ये एप्लीकेशन पर्पस वाले टॉपिक्स है। ओके स्टूडेंट, तो कुछ इतने टॉपिक्स का डिस्कशन हमें पूरे चैप्टर के अंदर करना है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेईई नीट के लिए भी, ओके, कॉम्पिटिटिव सेक्शन के लिए भी, क्योंकि इसमें कम पढ़ो और ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने का आता है। ओके, इजी है चैप्टर जो आप इससे फेमिलियर भी हो। ओके, और बोर्ड के लिए भी ये 8 या 9 मार्क्स का चैप्टर है, तो अच्छे से प्रिपेयर करना है। और ये चैप्टर पढ़ने से पहले आपको ये फर्स्ट और सेकंड चैप्टर अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड की रिक्वायरमेंट होगी, इलेक्ट्रिकल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो जो सिंबल जो हम यूज़ करते हैं, फोर्स का सिंबल, इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल, चार्ज का सिंबल, चार्ज का यूनिट, तो वो सब इसमें हमें रिक्वायरमेंट होगी इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने के लिए। तो तुम्हें थोड़ा बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए। ओके, आपको ये दोनों चैप्टर अच्छे से आते होंगे तो चैप्टर 3 में आपको इतना हार्ड नहीं लगेगा और आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो हमारा वे कौन सा था, तो कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ब्रांच को पकड़ रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ब्रांच का स्टडी कर रहे थे। उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच को स्टडी किया, उसमें हमने पूरा 2 चैप्टर का डिस्कशन किया। अभी हम जा रहे हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर, जिसमें कांस्टेंट वेलोसिटी वाला जो चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, वो डिस्कशन करेंगे। उसके बाद जो टोटल 5 चैप्टर बाकी है, जिसके अंदर एक्सेलरेटेड मोशन होगा। ओके, वेलोसिटी के अंदर क्या होगा, वेरी होगा। तो वो जो चैप्टर है वो हम आगे के चैप्टर्स के अंदर डिस्कशन करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। पहले ये टॉपिक्स और ये जो मैंने सब ब्रांचेस ड्रॉ की है वो आप नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। ओके स्टूडेंट, अभी हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल करंट की। तो स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल करंट पढ़ने से पहले करंट का मतलब क्या होता है, तो क्या मोमेंट, और इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज। तो चार्ज का जो मोमेंट है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक करंट। जैसे एयर का मोमेंट, जैसे वाटर का मोमेंट जिसको वाटर करंट या तो एयर करंट बोलते हैं। सिमिलर चार्ज का जो मोमेंट है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल करंट। तो करंट का मतलब क्या होता है कि चार्ज का जो मोशन है उसको ही हम इलेक्ट्रिकल करंट बोलते हैं। तो मोमेंट के लिए मतलब में चार्ज आगे बढ़ने के लिए कोई भी मटेरियल के अंदर या तो कोई भी मीडियम के अंदर चार्ज आगे कैसे बढ़ेगा, तो चार्ज आगे बढ़ने के लिए, चार्ज को मोशन करने के लिए कैरियर्स चाहिए। फॉर एग्जांपल, पहले के टाइम पे स्टूडेंट क्या होता था कि पहले के टाइम पे जो जंगल होते थे, फॉरेस्ट होते थे, तो फॉरेस्ट के अंदर से जो वुड के ब्लॉक, ओके, जो वुड थे उनको ट्रांसपोर्टेशन करना होता था, तब एलिफेंट का यूज़ करते थे। एलिफेंट से वुड के ब्लॉक को कहाँ पे लेके जाते थे, कि रिवर पे लेके जाते थे, रिवर में डाल देते थे, फिर रिवर से वो आगे ट्रांसपोर्टेशन होता था। और फिर जहाँ पे निकालना होता है, मान लो कि वन विलेज टू अनदर विलेज में भेजना हो, तो उसमें से रिवर पास होती होगी, तो उस रिवर के अंदर वो वुड के ब्लॉक को डाला जाता था, फिर वहाँ पे वो निकाल लेते थे। तो मतलब में रिवर एक कैरियर था जिसके अंदर वुड क्या हो रहा था, कैरी हो रहा था, मतलब में आगे कैरी हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल, हमें हैवी कोई ऑब्जेक्ट को एक सिटी से दूसरे सिटी में भेजना हो तो हम गुड्स कैरियर का यूज़ करते हैं। ओके, हेवी व्हीकल का यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हम उसको कैरी करके दूसरे सिटी में ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। तो सिमिलर ऐसे ही कोई भी मटेरियल हो जिसके अंदर चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना हो, मतलब फ्लो होना हो चार्ज को, तो उसको कैरियर की रिक्वायरमेंट होती है। और कोई भी पार्टिकल्स कैरियर नहीं हो सकता है। ओके, पार्टिकल्स में भी कुछ स्पेशल पार्टिकल है, वही चार्ज कैरियर होते हैं। तो चार्ज कैरियर का हमें डेफिनेशन देना हो स्टूडेंट, तो हम दे सकते हैं। क्या है डेफिनेशन, तो देखो, पार्टिकल विच कैरीज चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एनी मटेरियल, कोई भी मटेरियल हो उसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर ले जाने के लिए, मतलब ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए जो यूज़ होते हैं वो पार्टिकल है, उसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज कैरियर या तो चार्ज पार्टिकल। ऐसे टोटल 4 टाइप की ही है। ओके, डिफरेंट मटेरियल में डिफरेंट चार्ज कैरियर होते हैं। ओके, हमारे पास 2 टाइप्स के चार्ज है, एक तो पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, मटेरियल के अकॉर्डिंग उसमें चार्ज कैरियर अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं मेटल की बात करूं, ओके, मेटल के अंदर हम मान लो कि सॉलिड ले रहे हैं, कोई मेटेलिक वायर की बात कर रहा है इससे, तो मेटेलिक वायर के अंदर मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, और मेटल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। ओके, आप लोगों को पता होगा फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब जो एक एटम से दूसरे एटम में इजीली क्या कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं, चार्ज को कैरी करते हैं। जो पॉजिटिव आयंस होते हैं, ओके, इसमें पॉजिटिव आयंस होते हैं, वो तो अपने लेटेस्ट पॉइंट पे फिक्स होते हैं। ओके, वो मूव नहीं कर पाते, किसके अंदर, मेटल्स के अंदर। ओनली कौन मूव कर पाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन।
तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होते हैं, चार्ज कैरियर होते हैं। किसके अंदर, मेटल्स के अंदर। ओके, ओनली इलेक्ट्रॉन ही मेटल के अंदर फ्लो कर पाते हैं, मतलब चार्ज कैरियर कौन हो गए, इलेक्ट्रॉन। ओके, हमें पढ़ना है मोशन चार्ज का, तो मोशन का मतलब फ्लो कौन करेगा, मतलब कैरियर होगा तभी वो चार्ज फ्लो कर पाएगा। तो मेटल के अंदर चार्ज कैरियर कौन है, फ्लो करने वाले, चार्ज को फ्लो करवाने वाले कौन होंगे, कैरियर कौन होंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की बात करें, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा, कोई सॉल्यूशन होता है, मान लो कि मेरे पास कोई कंटेनर है, इसके अंदर 2 स्पेशल इलेक्ट्रोड डाले जाते हैं, आप लोगों ने केमिस्ट्री में इसको बेटर पढ़ा होगा, और इसमें कुछ परफेक्ट सॉल्यूशन रखा जाता है। मान लो कि ये सॉल्यूशन NaCl का है, तो उसमें केमिकल रिएक्शन से इसके ऊपर ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और ये नेगेटिवली चार्ज होता है, मतलब इसमें Na+ आयन्स यहाँ पे एक्यूमुलेशन होता है और यहाँ पे Cl- जो एक्यूमुलेशन होगा, मतलब ये नेगेटिवली चार्ज रोड बन जाता है। तो मतलब में यहाँ पे जो चार्ज का कैरियर होते हैं वो Na+ और Cl- दोनों आयन्स होते हैं। जैसे कि हमने मेटल के अंदर बात की है, मेटल के अंदर ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन ही चार्ज कैरियर है। जब लिक्विड हो या तो गैस हो, गैस का मीडियम हो या तो लिक्विड का मीडियम हो, मतलब में कंडक्शन लिक्विड में या तो गैस के अंदर होगा, तब हमारे चार्ज कैरियर पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन आयन्स चार्ज कैरियर की तरह बिहेव करेंगे। जब हमारा मीडियम कैसा होगा, गैसेस या तो लिक्विड मीडियम होगा। ओके स्टूडेंट, इसमें प्लस और नेगेटिव दोनों आयन हमारे क्या होंगे, चार्ज कैरियर होंगे। जैसे हम AgNO3 का भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप। ओके, H2SO4 का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, ZnSO4 का भी एग्जाम्पल ले सकते हो। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन दोनों क्या होते हैं, चार्ज कैरियर होते हैं। अभी बात करते हैं गैसेस कंडक्टर की, मतलब कंडक्शन हमारा गैस के अंदर होगा। फॉर एग्जांपल ट्यूबलाइट की बात करें तो ट्यूबलाइट के अंदर क्या होता है, ये ट्यूबलाइट पहले की थी उसकी बात करो, अभी की ट्यूबलाइट तो LED होती है, उसमें तो LED के लैंप लगे होते हैं। अब पहले की जो ट्यूबलाइट थी उसमें कुछ गैसेस भरा जाता था, जो हमारा नियोन या आर्गोन गैस होते हैं। ये गैस के दोनों एंड के ऊपर ये जो ट्यूब होती है, वैक्यूम पूरा, मतलब ये जो ट्यूब के अंदर गैस भरा जाता है और दोनों को इवोकेटेड किया जाता है, मतलब एक पूरे ग्लास के ट्यूब के अंदर भरा जाता है और दोनों एंड के ऊपर इलेक्ट्रोड होते हैं। तो इलेक्ट्रोड के वजह से इसमें क्या होता है, हाई पोटेंशियल जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। उसके वजह से जो यहाँ के जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो आयनाइज हो जाते हैं। आयनाइज होने के बाद उसमें से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं और पॉजिटिव आयन यहाँ पे फ्री हो जाते, मतलब में पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं एक दूसरे से। तो मतलब में यहाँ पे पॉजिटिव आयन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन दोनों एज अ चार्ज कैरियर की तरह बिहेव करते हैं। ओके, जब हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, सेमीकंडक्टर स्टूडेंट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट 14 चैप्टर के अंदर, जिसके अंदर पूरा डिटेल्स में जाने वाले हैं। सेमीकंडक्टर एक मटेरियल की टाइप है, जैसे कि इंसुलेटर, कंडक्टर होते हैं, वैसे ही ये क्या है, एक सेमीकंडक्टर है। तो सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन, जर्मेनियम आते हैं। तो सिलिकॉन के जो नेबर वाले जो इलेक्ट्रॉन होते, सॉरी नेबर वाले जो एटम्स होते हैं, उसके साथ वो क्या करते हैं, 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अभी ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना, रूम टेम्परेचर पे टूट जाता है। ओके, कुछ टेम्परेचर दे तो ये फ्री हो जाता है। तो यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट होती है इलेक्ट्रॉन की। तो ये वैकेंसी है इलेक्ट्रॉन की, मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोले तो वो क्या होता है, होल होता है। मतलब में सेमीकंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर कौन होते हैं, तो क्या इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन एज वेल एज होल, इसमें क्या हो गया, चार्ज कैरियर। तो मेटल के अंदर चार्ज कैरियर ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव आयंस। ओके, गैसेस कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन, सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन और होल्स की बात होती है, मतलब होल्स एज अ चार्ज कैरियर होते हैं। तो मतलब चार्ज कैरियर की रिक्वायरमेंट क्यों आती है, क्योंकि हमें फ्लो कराना है, मोशन कराना है। तो मोशन कराने के लिए हमें कैरियर चाहिए। तो कैरियर कौन है यहाँ पे, मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन। ओके, और हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है वो ओनली मेटल्स के अंदर, मतलब कंडक्टिंग वायर के अंदर हमें क्या कराना है, चार्ज का फ्लो दिखाना है, मतलब करंट को हमें कहाँ पे पास कराना है, कोई कंडक्टिंग वायर में से। ओके, इसलिए आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ओके, पहले अच्छे से ये नोट कर लो, इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट में थोड़ा डिटेल्स में जाते हैं। ओके स्टूडेंट, अभी चलो समझते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो इलेक्ट्रिक करंट समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक कंडक्टर लेते हैं, एक कंडक्टिंग वायर ले लेते हैं। अभी आपको क्वेश्चन होगा स्टूडेंट कि ये कंडक्टिंग वायर है तो इतना बड़ा कैसे है, तो इजीली समझने के लिए मैंने कंडक्टिंग वायर को थोड़ा मैग्नीफाई करके दिखाया।
अभी कंडक्टिंग वायर और मेटेलिक वायर है। ओके, गुड कंडक्टर क्या होता है, तो क्या मेटल्स होते हैं जैसे कि एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ओके, तो हमने एक कॉपर का वायर विजुलाइज करो। ये कॉपर का वायर है जिसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। ये जो मैं रेड मार्कर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ओके, ये मेरे क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। अभी इस वायर को मैंने रूम टेम्परेचर पे रखा, तो रूम टेम्परेचर पे रखने से ये जो इलेक्ट्रॉन है, अभी देखो कि ये पूरे वायर के अंदर ओनली इलेक्ट्रॉन ही नहीं हो गए, पॉजिटिव आयंस भी हो गए, लेकिन पॉजिटिव आयन फिक्स होते हैं। ओके, वो मोशन नहीं करते, वो अपने लेटाइस पॉइंट के ऊपर फिक्स रहते हैं ये पॉजिटिव आयन। ओके, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, तो कि रूम टेम्परेचर पे रैंडम मोशन करेंगे। ओके, उनकी डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं होगी, वो कहीं पे भी मोशन करते रहेंगे। ओके, तो इस कंडक्टर के अंदर हम मान लो कि यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ले। ओके, एक छोटा सा क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास होने वाले चार्ज कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो हम बोल सकते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन राइट साइड में गए उतने ही इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में जाएंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो रैंडम है, रूम टेम्परेचर पे कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं, मतलब में डिग्री ऑफ फ्रीडम उसके पास ज़्यादा है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है कि उसके पास इंडिपेंडेंट वे ज़्यादा है, वो एक्स में भी जा सकता है, वाई में भी मोशन कर सकता है, जेड में भी कर सकता है। रैंडम मोशन का मीनिंग ही होगा कि जितने इस तरफ गए राइट साइड पे चार्ज, उतने ही लेफ्ट साइड पे चार्ज में हमारा कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। चार्ज कैरियर कौन है, अपने पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो मैं इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास होने वाले चार्ज की बात करूं तो इसमें चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज n कितने होंगे, 0। तो अकॉर्डिंग क्वांटाइजेशन Q इक्वल्स टू क्या होगा, n इक्वल्स टू 0, मतलब में टोटल चार्ज ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास होने वाला वो कितना होगा, 0। तो यहाँ से जो पास होने वाला करंट होगा, मतलब फ्लो ऑफ चार्ज है वो 0 होता है। मतलब करंट का मतलब क्या होता है कि पर यूनिट टाइम में पास होने वाला कोई एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास होने वाला जो चार्ज है उसको ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट। तो मतलब करंट भी क्या होगा, 0 होगा। और करंट को डिनोट किया जाता है कैपिटल I से, और वो होता है पर यूनिट टाइम में फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब में पर यूनिट टाइम में जो नेट चार्ज जो पास होता है उसको ही हम बोलते हैं कहाँ से, लेकिन कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया से, उसको ही बोला जाता है करंट, मतलब वो हो जाएगा आपका 0। ये फर्स्ट कंडीशन थी जब हमने कोई कंडक्टर को ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे रखा है। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास कोई वायर का पीस हो एक, तो इस वायर को मैं टच करूँ तो मुझे करंट नहीं लगेगा, शॉक नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई करंट है ही नहीं, चार्ज है, फ्री चार्ज है इसमें, और वो मोशन भी कर रहे हैं, लेकिन वो मोशन कैसा है, रैंडम मोशन है। और रैंडम मोशन कभी भी करंट को नहीं बनाएंगे। ओके स्टूडेंट, ये बात याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन मोशन तो कर रहे हैं, ओके, लेकिन रैंडम मोशन कर रहे हैं। रैंडम मोशन से हम कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया पे विजुअलाइज करें, या तो कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया पे हम क्या करें, ऑब्जर्वेशन करें, तो उस ऑब्जर्वेशन में हमें ये फाइंड होगा कि जितने चार्ज राइट साइड में जा रहे हैं उतने ही चार्ज लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके पास ज़्यादा है, कोई भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। ओके, मतलब रैंडम मोशन कर रहे हैं तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा उसका, 0। नेट चार्ज 0 हो रहा है तो करंट वहाँ पे होगा ही नहीं। मतलब हमें जब कोई पीसेस ऑफ वायर को टच करेंगे तो हमें करंट नहीं लगेगा। ओके स्टूडेंट, क्लियर है? प्रैक्टिकल भी आप सोच सकते हो। उसके बाद चलो कि हम इसको एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, वापस से एक वायर लेंगे। ये कोई अपने पास कंडक्टिंग वायर है। अभी क्या करते हैं, तो ये कंडक्टिंग वायर के दोनों क्रॉस सेक्शनल पे, ये दोनों क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर हम एक चार्ज प्लेट रख देते हैं। मान लो कि यहाँ पे मैं नेगेटिवली चार्ज प्लेट रख रहा हूँ और सामने वाले पे मैं पॉजिटिवली चार्ज प्लेट रख रहा हूँ, तो उससे क्या होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल फील्ड इंड्यूस होगा। इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी स्टूडेंट, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर है? अभी फील्ड के वजह से इसमें रहने वाले जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ मोशन करेंगे। क्यों इस तरफ ही मोशन करेंगे, तो आपको पता है फॉर्मूला स्टूडेंट कि इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या था, इलेक्ट्रिकल फील्ड होता था फोर्स अपॉन चार्ज। पर यूनिट चार्ज के ऊपर जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है उसको ही हम इलेक्ट्रिकल फील्ड बोल देते हैं। तो फोर्स इक्वल्स टू क्या होगा, QE, और यहाँ पे अपने पास चार्ज कौन सा है, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस E मतलब चार्ज, कौन सा चार्ज, इलेक्ट्रॉन, और उसका साइन हम ले रहे हैं नेगेटिव चार्ज है, उसकी पोलैरिटी नेगेटिव है। तो देखो फोर्स की डायरेक्शन कहाँ पे होगी, नेगेटिव साइन शो करेगा इलेक्ट्रिकल फील्ड के अपोजिट में। इलेक्ट्रिकल फील्ड इस तरफ है तो ये चार्ज के ऊपर फोर्स इस तरफ लगेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे। क्लियर है? तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ आके क्या होगा, तो यहाँ के जो पॉजिटिव चार्ज उसको न्यूट्रल कर देंगे, वो प्लेट को न्यूट्रल कर देंगे। तो फिर क्या होगा, तो फिर होगा अपना इलेक्ट्रिकल फील्ड 0, तो फोर्स भी 0।
मतलब चार्ज का एक्यूमुलेशन रुक जाएगा, चार्ज का मोशन रुक जाएगा। हम यहाँ पे कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसीडर करें तो फर्स्ट केस में ये केस 1 था, ओके। उस केस में हमने देखा तो कि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया से कुछ इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं, ओके। तब करंट जीरो नहीं था क्योंकि कुछ यहाँ से चार्ज फ्लो हुए। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ए से कुछ क्यू जितने चार्ज पास हुए, लेकिन वो कितने टाइम के लिए, थोड़े से टाइम के लिए। बाद में क्या होगा, ये चार्ज यहाँ जाके उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। लेकिन हमें तो क्या करना है, एक स्टेडी करंट प्रोड्यूस करवाना है, कंटिन्यूस करंट प्रोड्यूस करवाना है, कंटिन्यूसली चार्ज को फ्लो करवाना है। यहाँ पे चार्ज फ्लो हुए एरिया से, लेकिन थोड़े से टाइम के लिए। हमें तो क्या करना है, कंटिन्यूसली उसको फ्लो करवाना है। तो कंटिन्यूसली फ्लो कैसे करवा सकते हैं, यहाँ पे देखो E0 तो फोर्स भी जीरो, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। मतलब में यहाँ पे जो करंट मिलेगा वो ट्रांसिएंट करंट मिलेगा, कुछ थोड़े टाइम के लिए करंट मिलेगा, ओके। लेकिन हमें कंटिन्यूस करंट चाहिए, कंटिन्यूस चार्ज का फ्लो चाहिए, तो हमें यहाँ की जो फील्ड है वो भी कंटिन्यू रहनी चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसा लगाना पड़ेगा जो ख़त्म ना हो, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बैटरी लगानी पड़ेगी। ओके स्टूडेंट, तो चलो लगा देते हैं बैटरी। तो क्या होता है चेक करते हैं। ये वापस से हमारे पास कोई कंडक्टिंग वायर, ओके, उसका कोई पीस ले रहे हैं। इसके दोनों एंड के ऊपर हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारी बैटरी, बैटरी का सिंबल आपको पता है, एक लाइन बड़ी दिखाने, एक छोटी, फिर बड़ी छोटी, ऐसे आप दो भी दिखा सकते हो। लेकिन ये मैंने हाई पोटेंशियल बैटरी लगाई है, बैटरी का पोटेंशियल ज़्यादा ऐसा यहाँ पे शो हो रहा है। अभी देखो कि ये बैटरी का जो लंबी वाली लाइन होती है वो अपनी पॉजिटिव टर्मिनल, और छोटी वाली लाइन होती है वो नेगेटिव टर्मिनल। अभी ये वाला जो एंड है वो पॉजिटिव पोटेंशियल होगा और यहाँ पे नेगेटिव, ओके। अभी होगा क्या देखो, तो कि यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर यहाँ पे फील्ड इंड्यूस होगी, और फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी, तो कि पॉजिटिव टू नेगेटिव। अभी ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ मोशन करेंगे, क्यों, क्योंकि इनके ऊपर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा, वो इस डायरेक्शन में होगा, ओके। ये फोर्स माइनस ई के अकॉर्डिंग इस तरफ लगेगा, तो ये मोशन करेंगे इस तरफ। तो हम कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे कंसिडर करें तो उस क्रॉस सेक्शनल एरिया से कुछ चार्ज यहाँ से फ्लो करेंगे, पास होंगे कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया से, ओके। तो मतलब में यहाँ पे हमें कुछ करंट मिलेगा। तो करंट क्या था स्टूडेंट, तो करंट था हमारा पर यूनिट टाइम में जो चार्ज फ्लो होता है, ओके, जो चार्ज की क्वांटिटी है उसको ही हम करंट बोलते हैं, और करंट को I से डिनोट किया जाता है, ओके। तो हम ऐसा भी डेफिनेशन दे सकते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। ये कंडक्टर के कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया से पर यूनिट टाइम में, ओके, रेट का मतलब होता है कोई टाइम में पास होने वाला जो चार्ज है, ओके, उसको ही हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे अब देखो कि क्यू टाइम टी में मान लो कि क्यू जितना चार्ज जा रहा है, आफ्टर दूसरे इंटरवल में मान लो कि 1 सेकंड में चार्ज जा रहा है 2 कूलम, तो वापस 2 सेकंड में कितना होगा, तो कि मान लो कि 4 कूलम। तो मतलब में चार्ज आगे बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा। तो उस केस में हमें क्या करना है कि 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच का हमें एवरेज निकालना हो, या तो 1 सेकंड और 8 सेकंड के बीच का हमें चार्ज का कितना करंट पास हुआ निकालना हो। तो उस केस में हम ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते, तब हमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज करंट लेना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेल क्यू बाई डेल टी वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। डेल क्यू का मतलब है चेंज इन चार्ज, ओके, चार्ज का जो वेरिएशन हो रहा है वो, और डेल्टा टी का मतलब है टाइम के अंदर जो चेंजेस हो रहा है वो। तो वो दोनों का जो रेशियो है वो हमें क्या देगा, एवरेज करंट देगा। एवरेज करंट को दिखा सकते हैं हम लेसर देन और ग्रेटर देन वाले सिंबल से। मतलब में टी टाइम में क्यू चार्ज जा रहा है, तो टी प्लस डेल्टा टी टाइम में क्यू प्लस डेल्टा क्यू चार्ज जाएगा। इसका मतलब क्या है, देखो टी मतलब मान लो कि 2 सेकंड, 2 सेकंड में मान लो कि 10 कूलम पास हुए एनी क्रॉस सेक्शन एरिया से। तो आफ्टर 6 सेकंड, 6 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4, 2 + 4, 2 + 4। फिर यहाँ पे कितने चार्ज गए, तो क्या मान लो कि 50 आए, 50 कूलम चार्ज आए। तो 50 कूलम को ऐसे लिख सकता हूँ 10 + 40 कूलम। तो स्टूडेंट देखो, ये जो मैं 4 और यहाँ पे 40 दिखा रहा हूँ वो क्या है, जो आगे चेंज एक्स्ट्रा कितना चेंज हुआ टाइम में 4 सेकंड, एक्स्ट्रा कितना बड़ा चार्ज 40 कूलम। तो वही तो दिखा रहा हूँ यहाँ पे, डेल क्यू और डेल टी एक्स्ट्रा जो है, तो वही हमें यहाँ पे निकालना होता है एवरेज, कि 2 टाइम के बीच का इंटरवल के अंदर, ओके, 2 सेकंड और 4 सेकंड के बीच के अंदर
कितना चार्ज पास होगा वो मतलब हमें निकालना हो, मतलब करंट निकालना हो, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मतलब एवरेज करंट का फॉर्मूला हम तब यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट, लेकिन कभी हमें एवरेज करंट का यूज़ नहीं करना है, हमें क्या करना है, कोई पर्टिकुलर टाइम गिवन है कि आपको चार्ज की वैल्यू दी है, फॉर एग्जांपल Q इक्वल्स टू 2t² + 3t, ये आपको चार्ज दिया है और t इक्वल्स टू 3 सेकंड में आप चार्ज करंट कितना पास आउट होगा कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया से, तो हमें वो निकालने के लिए क्या करेंगे, तो क्या इंस्टेंटेनियस चाहिए, पर्टिकुलर टाइम पे, पर्टिकुलर इंटरवल पे, या तो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे हमें फाइंड करना हो कोई करंट, तो उसके लिए हमें इंस्टेंटेनियस चाहिए करंट। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, तो कि टाइम को इतना कम करते जाओ कि जीरो के नज़दीक रख दो, तो हम ऐसा लिखते हैं उसको मैथमेटिकली, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, तो हमारा डेल क्यू बाई डेल टी है वो स्मॉल होके डी क्यू बाई डी टी हो जाएगा। ये सिमिलर है, आपने 11th स्टैंडर्ड के अंदर काइनेमेटिक्स में पढ़ा होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज मतलब पूरे पाथ का हम क्या करते हैं, इंटरवल लेते हैं, और यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पर मतलब पर्टिकुलर टाइम पे, कोई एक इंस्टेंट पे हमें करंट निकालना हो, इंस्टेंट कौन सा, तो कि 3 सेकंड पे हमें करंट निकालना हो, तो हम ये वाला फॉर्मूला लेंगे। मतलब में आपके पास फॉर्मूला बनेगा, वो कौन सा बनेगा, I इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। तो हमें चलो यहाँ पे फाइंड करना हो तो फाइंड कर सकते हैं, I इक्वल्स टू डी बाई डी टी, क्योंकि वैल्यू कितनी गिवन है, 2t² + 3t। अभी डिफ्रेंसिएशन तो आता है आपको, डिफ्रेंसिएशन में क्या करते हैं कि पावर आगे लो और एक पावर को कट करो, तो I इक्वल्स टू क्या आएगा, 4t + 3, इसमें t की वैल्यू डाल दो, t की वैल्यू कितनी, 3 सेकंड, 4 3 जा कितना होगा 12, 12 + 3 इक्वल्स टू कितना होगा 15 एम्पियर। तो ये आपको करंट मिल गया। ओके, कोई पर्टिकुलर टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम आपको गिवन हो तो उसके ऊपर आप निकाल सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, अभी करंट है उसका यूनिट क्या होता है वो देख लेते हैं। तो करंट है वो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, उसमें से एक फिजिकल क्वांटिटी है, और यहाँ पे देखो चार्ज पर टाइम है, तो हम लिख सकते हैं यूनिट में, ऐसा यूनिट में कूलम पर सेकंड और एम्पियर। ये एम्पियर साइंटिस्ट का नेम के मेमोराइज पे हम लेते हैं, एम्पियर के मेमोराइज में हम एम्पियर भी लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अभी डायमेंशनल फार्मूला तो डायरेक्टली आएगा, m0 L0 T0 और A1। ओके, अभी ये क्वांटिटी कैसी है, ये फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है या स्केलर है, वो चेक करना हो तो कैसे करोगे बताओ, तो वेक्टर है या स्केलर है वो दिखाना हो तो कैसे दिखाओगे। तो स्टूडेंट हमें पता है वेक्टर और स्केलर, हमने 11th में पढ़ा है कि वेक्टर क्वांटिटी मतलब वैसी क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन की नीड होती है, और स्केलर क्वांटिटी मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए या तो रिप्रेजेंट करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड की नीड होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो करंट को हमें दिखाना हो, मान लो कि ये कोई वायर है उसमें से 5 एम्पियर करंट जा रहा है A to B, तो हम यहाँ पे एरो दिखाते हैं, इसका मतलब करंट A to B जा रहा है, और ये 5 एम्पियर यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड दिखा रहा है, मतलब करंट I इक्वल्स टू 5 एम्पियर। तो देखो यहाँ पे 5 एम्पियर उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी दिखा रहा है, फिर भी उसको स्केलर लेते हैं। क्यों स्केलर लिखते हैं, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, इसके पास तो मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, उसको स्केलर क्यों लिया गया, उसको तो हमें वेक्टर लेना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट देखो कि जब हमारे पास ब्रांचेस हो वायर के, फॉर एग्जांपल ऐसे ब्रांचेस हो, ये वायर के ब्रांचेस हो से, मान लो कि यहाँ से 5 एम्पियर का करंट आ रहा है, यहाँ से 2 एम्पियर का करंट आ रहा है, तो इस वायर में से कितना करंट पास होगा, जंक्शन के पास ऐड हो रहे हैं, तो हम इसमें स्केलर लॉ यूज़ करते हैं। यहाँ का जो करंट होगा वो आपका 7 एम्पियर होगा। ओके, यहाँ के बीच का जो एंगल थीटा है उसको हम काउंट नहीं करते हैं। क्यों ऐसा, तो देखो हमने वेक्टर क्वांटिटी के अंदर पढ़ा था कि जब वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलेंगे, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो और वो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करना चाहिए। फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करे उसको ही हम वेक्टर बोलते हैं। यहाँ पे हम वेक्टर एडिशन लॉ फॉलो नहीं कर रहा है, ये स्केलर एडिशन लॉ को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी जो करंट है वो क्या आएगा, स्केलर आएगा। ओके, डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन वो वेक्टर एडिशन लॉ को ओबे नहीं करता है, फॉलो नहीं करता, इसलिए उसको स्केलर लिया गया। उसको स्पेशल तरह की फिजिकल क्वांटिटी में रखते हैं जिसको बोला जाता है टेंसर।
जो आपके स्टडी में नहीं है, हायर स्टडी में आएगा। ओके, हायर स्टडी में भी काफ़ी जगह पे नहीं है। ओके, आप इंजीनियरिंग में तो आएगा ही नहीं, आप मास्टर्स करोगे वहाँ पे टेंसर्स आ सकता है। ओके, तो स्केलर आपको ऑप्शन में टेंसर दिखे तो टेंसर मार्क करना है, टेंसर ना हो तो पहले आपको स्केलर को आपको ऑप्शन राइट करना है। ओके, क्लियर है? आपकी स्टडी में ओनली स्केलर और वेक्टर है, टेंसर नहीं है। टेंसर फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इसलिए जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हो लेकिन वो वेक्टर और एडिशन लो को ओबे ना करे तो उसको टेंसर में रखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे हम उसको स्केलर लेंगे। और हम ऐसे भी आई को रिप्रेजेंट करने के लिए एरो नहीं यूज़ करते। और फॉर्मूले में भी देख सकते हो कि क्यू आपका क्या है, चार्ज आपका क्या है, स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, तो ये आपका प्रोडक्ट है वो भी क्या होगा, स्केलर ही होगा। ओके, क्लियर है यहाँ तक? अभी ऐसा यूनिट तो पता चला कि कूलम पर सेकंड या तो एम्पियर है। दूसरा हमें सीजीएस यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है, तो सीजीएस यूनिट क्या लिखोगे, सीजीएस यूनिट। तो सीजीएस यूनिट में बायोट करके साइंटिस्ट थे, उसके मेमोराइज में हम बायोट एक सीजीएस यूनिट लेते हैं करंट का। ओके, कभी कभी एमसीक्यू में आ सकता है, ओके, कॉम्पिटिटिव में, कि करंट का सीजीएस यूनिट क्या होगा, तो क्या बायोट। हमें वो यूनिट तो पता है, ऐसा यूनिट तो पता है कि कूलम पर सेकंड और एम्पियर। ओके, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर से हम लिख सकते हैं। ओके, क्लियर है यहाँ तक? अभी करंट कितने टाइप्स के हैं, तो स्टूडेंट इस चैप्टर के अंदर हमें करंट ओनली डीसी पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल करंट। आप लोगों ने ये भी सुना होगा डीसी, एसी, फिर एडी करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट, ट्रांसिएंट करंट, स्टेडी करंट, ओके, पल्सेटिंग करंट, फ्लक्चुएटिंग करंट। ओके, ऐसे डिफरेंट करंट के बारे में सुना होगा। तो डीसी करंट मतलब ऐसा करंट जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज ना हो। मैं आपको ग्राफिकली समझाता हूँ, पहले ये स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, फिर आगे हम करंट के टाइप्स देखते हैं। ओके, करंट के टाइप। ओके, टाइप्स में फर्स्ट आएगा आपका डीसी। ओके, उसको स्मॉल डीसी से, स्मॉल डी और सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। डीसी करंट मतलब ऐसा करंट जिसका ग्राफ हम ड्रॉ करें, करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ, तो उसमें वो करंट डीसी करंट है, उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में सेम रहता है। ओके, मैग्नीट्यूड मान लो कि 5 एम्पियर है, तो ये 5 एम्पियर टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट और डायरेक्शन भी एक ही है, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग। ओके, तो मतलब ऐसा करंट जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम रहे उसको बोला है डीसी करंट। और ये प्योर है, इसके भी डिफरेंट टाइप्स है, उसमें पल्सेटिंग डीसी भी आता है और फ्लक्चुएटिंग डीसी भी आता है। तो ये वाला जो डीसी करंट है ये भी डीसी करंट ही है, लेकिन वो कैसा है, तो क्या पल्सेटिंग है, इसको ए नेम दे देते हैं। पल्सेटिंग में क्या होता है, तो कि पहले कुछ मैग्नीट्यूड मिलेगा, फिर डायरेक्शन तो एक ही रहेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड उसका कम ज़्यादा होते रहेगा। देखो यहाँ पे पहले कुछ मिला, फिर जीरो, फिर मिला, फिर जीरो, ये टाइम और ये करंट। तो पहले कुछ करंट था, फिर टाइम के बाद कुछ टाइम इंटरवल में वो करंट आएगा ही नहीं, फिर वापस आए, मतलब वो लाइट जा रही आ रही जा रही आ रही, ऐसा होगा। ओके, वो कुछ इंटरवल के बाद आएगा, जाएगा, फिर आएगा, ऐसे होते रहेगा, तो उसको बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी। ओके, फिर होता है एक फ्लक्चुएशन डीसी, जिसमें क्या होता है, तो कि मैग्नीट्यूड कम होते रहेगा। ओके, लाइट फुल डिम होता है, उसको हम बोलते हैं फ्लक्चुएशन डीसी। ओके, ये आपका हुआ प्योर डीसी, ये आपका प्योर डीसी, फिर ये आपका पल्सेटिंग डीसी और ये फ्लक्चुएशन डीसी। ओके, और इसके बाद आएगा आपका एडी करंट। ये हम अभी लेते हैं सेकंड में एसी करंट। एसी करंट मतलब अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट आप 7 चैप्टर में पढ़ने वाले हो, जिसमें क्या होता है कि जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होते रहते हैं, मतलब में साइनोसॉइडल वेव की तरह आपको मिलेगा। ओके, ये जो मिल रहा है उसमें देखो, पहले तो ये मैग्नीट्यूड था और मैग्नीट्यूड कम हुआ, फिर डायरेक्शन भी चेंज हुआ, तो ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज होते रहता है। तो वैसे तरह के करंट को बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। फिर एक आता है एडी करंट। ओके, एडी करंट्स बोलते हैं। तो एडी करंट्स कैसा होता है, एडी का करंट मतलब ये वाला, ओके, जो साइक्लोन टाइप का होता है, ये आप पढ़ोगे नेक्स्ट EMI में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। फिर एक आता है ट्रांजिएंट करंट। ट्रांजिएंट करंट कैपेसिटर में आता है कि कैपेसिटर चार्ज डिस्चार्ज होता है तब जो करंट आता है कुछ टाइम के लिए ही करंट आता है, उसको ट्रांजिएंट करंट बोलते हैं। ओके, लाइटनिंग जो होती है वो भी कुछ टाइम के लिए ही होती है। ओके, लाइटनिंग में क्या होता है, तो दो क्लाउड
कोलाइड होते हैं और वो हाई ऑर्डर का वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है और वो क्लाउड से अर्थ की तरफ आता है और वो हाईली होता है 10⁻³ या 5 समथिंग होता है, ओके, जो करंट होता है। और लास्ट में होता है वो डिस्प्लेसमेंट करंट। ये डिस्प्लेसमेंट करंट भी कैपेसिटर के अंदर होता है, वन प्लेट टू अनदर प्लेट, उसके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ओके। डिस्प्लेसमेंट करंट मतलब जो कैपेसिटर के बीच में जो हमें करंट मिलता है उसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट करंट। वो भी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव्स के अंदर, ओके। अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं ओनली डीसी करंट के बारे में, जो हम कंडक्टर के अंदर पढ़ेंगे। कंडक्टर में भी कौन से मेटल्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। सेमीकंडक्टर की स्टडी हम करेंगे लास्ट में चैप्टर नंबर 14 में, ओके। आज इलेक्ट्रिक करंट में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे करंट डेंसिटी और ओम्स लॉ में, ओके स्टूडेंट। थैंक यू।